अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोलॉजी, इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की, पारिस्थितिकी उत्पादकता, है ना। इसकी हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे, उत्पादकता की। ये इसकी परिभाषा है, इसको लिख लो तुम लोग, है ना। इसमें क्या है कि किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है कि जब आप देखेंगे तो वहाँ जाएंगे तो जो हरे पौधे होते हैं या घास होती है, इन सब के द्वारा जितनी मात्रा में जो है सूर्य की रोशनी ले करके और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने शरीर भार में वृद्धि की जाती है, उसी को उत्पादकता कहते हैं। मतलब ये है कि कोई इकोसिस्टम है मान लो, तो उसमें डिपेंड करता है कि घास है, झाड़ी है, कि बड़े बड़े पौधे हैं, है ना। ये सब अगर बड़े पौधे हैं, पानी की उपलब्धता खूब ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि उनकी उत्पादकता समझ लो ज़्यादा है। वो ज़्यादा मात्रा में सूर्य की रोशनी का उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करके जो है अपने शरीर भार में वृद्धि कर रहे हैं, है ना। यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित कर ले रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर सूर्य की रोशनी कम आ रही है या जो है पानी की उपलब्धता कम है, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ये काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वहाँ पर पेड़ पौधों का आकार छोटा हो जाएगा, पेड़ पौधे घास में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और इसमें भी देखा जाता है कि जो उत्पादकता होती है वो सूर्य की रोशनी के अलावा कई अन्य बातों पे भी डिपेंड करती है। जैसे जो है पानी की उपलब्धता कैसी है ना, तापमान कैसा है ना, जलवायु वहाँ की कैसी है, इसके अलावा ज़मीन में पोषक तत्व कैसे हैं, ये सब मिल करके कई प्रकार के कारक मिल करके किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। किसी क्षेत्र में, है ना, देखो किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक मतलब हरे पौधे, हरे पौधों के द्वारा जो भी जो है इसमें किया जाता है, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में, है ना, प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई समय में, है ना, प्रति इकाई क्षेत्र भी है और प्रति इकाई समय भी है, में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा, सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है ना। सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक वो हो गया परिभाषा, इसकी डेफिनेशन समझ रहे हो। पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहते हैं इसको। किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे पौधों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र, मतलब मान लो कि एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ना, एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें तमाम पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन पौधों के द्वारा एक इकाई समय में, समय मतलब 1 वर्ष ले सकते हो, 2 वर्ष ले सकते हो, है ना, समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा, मतलब सूर्य की रोशनी जो है आ रही है, सन के द्वारा रोशनी इधर आ रही है, ठीक है, और इस ऊर्जा को ये उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करके अपने अंदर संचित कर रहे हैं। तो इसी को हम प्रोडक्टिविटी कहेंगे, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिक उत्पादकता। इसको लेकर के प्री में क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से आता है कि विभिन्न प्रकार के जो इकोसिस्टम होते हैं, उस इकोसिस्टम में किस तरीके से सौरिक ऊर्जा को उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, इसको लेकर क्वेश्चन आता है। कि मतलब पूछ ले कि मान लो कि वर्षावन हो गए, है ना, समुद्री खुला ओशन हो गया, एस्चुअरी क्षेत्र हो गए, रेगिस्तान हो गया, वो कह दे कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस इकोसिस्टम की है, तो आपको बताना होगा कि कहाँ पर ऐसा ज़्यादा है। तो जो वर्षावन होंगे, है ना, वर्षावन मतलब ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी खूब ज़्यादा है और वहाँ पर वर्षा के द्वारा पानी की आपूर्ति भी खूब ज़्यादा है, इसीलिए उस इलाके में घने जंगल पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के दोनों तरफ जो है 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो है वहाँ पर जो आवश्यक कारक हैं, आवश्यक तत्व हैं, जैसे सूर्य की रोशनी और जल, ये दो मेन चीज़ है ना। सूर्य की रोशनी भी ज़्यादा हो लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, तब भी प्रोडक्टिविटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि
जो है आप देखेंगे कि रेगिस्तान है अपना थार का, वहाँ पर सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन पानी की उपलब्धता ना होने के नाते वहाँ पर पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता है। तो केवल अकेले सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध होने से काम नहीं होगा, पेड़ पौधों के उगने के लिए अन्य जो कारक जरूरी हैं वो भी होने चाहिए, और उसमें मेन जरूरी है पानी। वर्षा का पानी हो, कैसे भी पानी हो, है ना, वाटर की सप्लाई है ना, तभी वहाँ पर हो पाएंगे। तो इस तरीके से ये अपनी परिभाषा है, और परिभाषा के बाद हम लोग देख देते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। इसको ये चीज़ समझिए थोड़ा सा। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका एक जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? देखो, प्रोडक्टिविटी का एक फार्मूला आपने सुना होगा, 6CO2 प्लस 6H2O, ये जो है मिल करके बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 है। ये हमने बताया था पहले। यही प्रक्रिया के द्वारा जो है बनता है ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। यही ऊर्जा का मेन सोर्स है, इसी से ही सब चीजें बनती हैं, और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस भी निकलती है ना। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है ये, है ना, फोटोसिंथेसिस यही प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस, है ना। इसमें क्या होती है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है जो है पौधों की पत्तियों में, है ना। पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, कहाँ पर? क्लोरोफिल। और ये इसका कलर जो होता है वो होता है हरा। ये हरे कलर की पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें सनलाइट भी जरूरी है ना। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों के क्लोरोफिल में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। ये ग्लूकोज उनके जो है पौधों की पत्तियों, तनों, जड़ों सब में संचित होता है, और यही ऊर्जा का मेन सोर्स है पूरी पृथ्वी पर। और ये प्रक्रिया प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों में होती है। जिस इकोसिस्टम में ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जहाँ कम होगा वहाँ कम होगी। इसके अलावा आप देखिए जो है, हाँ, इसको ये वाला ये बना लो, मैं लिख दूँ फिर से? अच्छा, ये इसको आप बना सकती हैं, हाँ बिल्कुल। हालांकि ये चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो इसमें, ये मैं बता रहा हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं इसलिए मैं नहीं बताया, ये हम अभी बताएंगे, है ना। इसमें क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसी से बना क्या? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बना, है ना। और ग्लूकोज से क्या हुआ? प्लांट बायोमास में वृद्धि हुई। प्लांट बायोमास मतलब जो है उनका जो जैवभार होता है उसके में वृद्धि हुई, मतलब उन्होंने अपने शरीर का निर्माण किया है। और इसी को कहा गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हम बताते हैं प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की होती है ना। एक हेडिंग डालो, है ना, पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रकार। पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रकार। पहली बात तो जो है, अगर प्रकार की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए तो उत्पादकता दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक उत्पादकता, और एक होती है द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता। अब इसमें आप देखेंगे जो ये दोनों उत्पादकता है इसके भी दो प्रकार हैं, है ना। एक होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता, और दूसरी होती है नेट प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है,
ये दो प्रकार हो गए। इसी प्रकार से द्वितीयक उत्पादकता भी दो प्रकार होते हैं, सकल द्वितीयक उत्पादकता और नेट द्वितीयक उत्पादकता, इसके भी दो प्रकार होते हैं। इसको भी चाहें तो लिख लें। अभी ये क्या है ये सब मैं बताऊंगा, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कहीं इसमें लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP, ये हो जाएगा GPP। और इसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कहते हैं NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये रहा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो दो प्रकार की प्रोडक्टिविटी होती है, प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, और दोनों के दो दो प्रकार, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है ना, इसको पहले देखते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो हरे पौधे होते हैं वो सबसे पहली बार भोजन बनाते हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए संपूर्ण भोजन या ऊर्जा या बायोमास की मात्रा को ही जो है प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और जो उसकी संपूर्ण मात्रा होती है उसको सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, है ना। इसको चाहो तो कहीं पर लिख लो, इसको लिख लो प्राथमिक उत्पादकता को, है। पारितंत्र में लिखो, पारितंत्र में, हाँ प्राथमिक में, हाँ प्राथमिक वाले में पहला, पारितंत्र में उत्पादित, सॉरी हरे पौधों के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा, पारितंत्र में, है ना, हरे पौधे, हरे पौधों के द्वारा, हाँ, सौरिक ऊर्जा का उपयोग करके, हरे पौधों के द्वारा सौरिक ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, सौरिक ऊर्जा का उपयोग करके, सौरिक ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित संपूर्ण भोजन की मात्रा, संपूर्ण भोजन की मात्रा, संपूर्ण भोजन की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जबकि इस GPP से, GPP लिख लो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, अब सकल प्राथमिक उत्पादकता पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, केवल GPP लिख दीजिए। जब इस GPP से श्वसन द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा को निकाल दिया जाता है, श्वसन द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा को निकाल दिया जाता है, तो बची हुई, नष्ट की गई ऊर्जा को निकाल दिया जाता है तो बची हुई शुद्ध ऊर्जा की मात्रा को नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, NPP कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। श्वसन द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा को निकाल देने पर बची हुई ऊर्जा को जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ये वाला नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, है ना, नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। अब इसको ये वाला समझते हैं क्या है। अब देखो, जैसे मान लो कि किसी भी इकोसिस्टम में जितनी मात्रा में ऊर्जा बनी, है ना, उसको कहेंगे हम GPP, क्या कहेंगे, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्ट या सकल प्राथमिक उत्पादकता, है ना, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। और उसमें से जब हम रेस्पिरेशन के द्वारा हुई नष्ट हुई ऊर्जा को, यानी श्वसन के द्वारा, है ना, R मतलब श्वसन,
श्वसन के द्वारा नष्ट हुई ऊर्जा को जब हम निकाल देंगे तब क्या बचेगा? तब जो बचेगा वो होगा नेट मात्रा। नेट प्राथमिक उत्पादकता, NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट बचेगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो भी जो है श्वसन करते हैं, उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होने की वजह से ही वो क्या करते हैं कि जो है ऊर्जा नष्ट करते हैं। तो इन्होंने जितनी ऊर्जा बनाई उनमें से कुछ ऊर्जा इन्होंने नष्ट कर दी, और जब नष्ट कर दिए तो उसके बाद जो ऊर्जा बची वही ऊर्जा असल में जो है अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध हो पाती है ना। असली उत्पादकता वही है, क्योंकि उन्होंने जितना बनाया उसमें से जो नष्ट किया उसको निकाल दिया गया। अब जो बचा नेट प्राइमरी प्रोडक्ट है ये। हाँ, यूज कर लिया, है ना। मतलब यह है कि हर जो पौधे होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो भी सांस लेते हैं, है ना। जैसे हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज टूटता है, उससे एनर्जी निकलती है, उससे हम अपना काम करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी जो है श्वसन करते हैं, उनमें भी ग्लूकोज टूटता है, उनमें एनर्जी निकलती है, वो भी अपना विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करते हैं, और करने के बाद कुछ ऊर्जा जो है इस तरीके से नष्ट हो जाती है ना। और जो बचती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, है ना। यद्यपि जो हरे पौधे होते हैं वो कम मात्रा में नष्ट करते हैं, उसके ऊपर वाले जो पोषण स्तर के जीव होते हैं वो ज़्यादा नष्ट करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा नष्ट करते हैं, जो पशु पक्षी हैं वो ज़्यादा नष्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा हाथ पांव चलाना पड़ता है। जैसे जैसे ऊंचे पोषण स्तर होंगे, ऊपर जाएंगे आप, तो ऊपर वाले पोषण स्तरों में क्या होगा कि जो है उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, तो श्वसन के द्वारा नष्ट होने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, है ना। निचले स्तर पे कम नष्ट होगा, यानी हरे पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में श्वसन के द्वारा एनर्जी लॉस होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर के पोषण स्तर में जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि उन्हें अपने जीवन को संचालित करने के लिए और अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है, तो उन्हें ज़्यादा प्रयास करने में ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते हैं। और एनर्जी जितना ज़्यादा लॉस करेंगे उसके बाद जो ऊर्जा अपने अंदर बचेगी वही अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध होगी, है ना। जैसे हरे पौधों के द्वारा श्वसन के बाद जो ऊर्जा नष्ट हो गई वो तो अगले पोषण स्तर में जा नहीं पाएगी, वो बेकार हो गई। लेकिन ये जो ऊर्जा बची यही अगले पोषण स्तर में ट्रांसफर हो सकती है। ट्रॉफिक लेवल में 2 में अगर ट्रांसफर होना है शाकाहारी जीवों में, तो ये ऊर्जा उनके लिए उपलब्ध है, इसलिए कहा गया नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। तो ये बात समझ गए। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक प्राथमिक उत्पादकता, सॉरी द्वितीयक प्राथमिक नहीं यार, द्वितीयक उत्पादकता, है ना। द्वितीयक उत्पादकता क्या है? या नेट द्वितीयक उत्पादकता, ये भी 2 प्रकार की होगी, है ना। नेट द्वितीयक नहीं, सॉरी नेट नहीं, पहले सकल देखो, सकल पहले सकल देखते हैं हम लोग। प्राथमिक वाला NPP तो शुद्ध हो गया, नेट हो गया। हाँ, जो डेफिनेशन में लिखाया था उसमें 2 बातें थी। पहले हमने सकल बताया GPP, फिर हमने बताया श्वसन के बाद जो नष्ट हो गया उसके बाद जो बचा वो NPP, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले सकल बताया, फिर हमने कहा कि श्वसन के द्वारा लॉस हुआ, जो बचा वो शुद्ध हुआ, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। वही चीज इसमें भी है। इसमें क्या है कि जो आपके शाकाहारी जीव जंतु हैं, हर इकोसिस्टम में शाकाहारी जीव जंतु होते हैं जो सीधे हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनके द्वारा जितनी मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करके अपने शरीर भार में वृद्धि की जाती है उसकी संपूर्ण मात्रा को ही हम जो है सकल द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, है ना। तो ये भी बात लिख लो, चाहो तो लिखोगे, लिखो सकल द्वितीयक उत्पादकता, फिर नेट द्वितीयक उत्पादकता।
सकल द्वितीयक उत्पादकता का मतलब यह है कि शाकाहारी जंतुओं द्वारा हरे पौधों का भक्षण कर, शाकाहारी जंतुओं द्वारा हरे पौधों का भक्षण कर अपने शरीर भार में वृद्धि किए गए संपूर्ण बायोमास को, शरीर भार में वृद्धि किए गए संपूर्ण बायोमास को सकल द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। संपूर्ण बायोमास को सकल द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, सकल द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। सकल द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि इसको क्या कहेंगे, GSP, ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्ट, है ना, ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्ट GSP। इसमें से जो है आप ये समझिए कि ये जो जीव जंतु हैं, शाकाहारी जीव जंतु, ये भी श्वसन करेंगे, है ना, इन्हें भी ऊर्जा की जरूरत है। ये कुछ ऊर्जा अपने जो है दैनिक क्रियाओं को करने, भोजन प्राप्त करने में नष्ट कर देंगे, है ना। तो इसमें भी लिखना होगा कि शाकाहारी जंतुओं के द्वारा श्वसन क्रिया से ऊष्मा के रूप में नष्ट की गई ऊर्जा को निकाल देने पर जो ऊर्जा बचेगी वही नेट द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी, है ना। तो इसको आगे लिख लो, आगे लिख लो कि शाकाहारी जंतुओं के द्वारा श्वसन क्रिया में जितनी मात्रा में ऊर्जा नष्ट की जाएगी चलो हाँ ठीक है। तो श्वसन क्रिया के द्वारा जितनी मात्रा में ऊर्जा नष्ट होती है ना, उसको जो है क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा के बाद बची हुई ऊर्जा को क्या लिखा आपने, पता बताओ। नष्ट होती है या नष्ट हो जाती है, हाँ, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मतलब इसमें से श्वसन की क्रिया से नष्ट ऊर्जा, श्वसन की क्रिया से नष्ट ऊर्जा, श्वसन की क्रिया से नष्ट हुई ऊर्जा के बाद बची हुई शुद्ध ऊर्जा को नेट द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, है ना। बची हुई शुद्ध ऊर्जा को नेट द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं या शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। इसमें से GSP से मतलब मान लो रिस्पायरेशन को हमने माइनस कर दिया, रिस्पायरेशन माइनस कर दिया, तो इसके बाद बचेगी वो NSP बचेगी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्ट बचेगा, है ना। वही क्रिया जो हमने प्राइमरी प्रोडक्ट में किया था वही सेकेंडरी प्रोडक्शन में भी किया हमने, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है। शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता तो आपने देखा अभी तक कि प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, फिर आपने देखा द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है। प्राथमिक हमने बताया कि जो हरे पौधों के द्वारा उत्पादन किया जाता है उसको प्राथमिक कहते हैं, और द्वितीयक उत्पादकता में हमने बताया कि जो शाकाहारी जंतु
जो हरे पौधों को खा करके अपने शरीर भार में वृद्धि करते हैं, उस उत्पादकता को हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। और इन दोनों में से ही अगर श्वसन को निकाल दिया जाए तो नेट यानी शुद्ध उत्पादकता बचेगी। इसकी परिभाषा को लेकर के कभी कभी हो सकता है कि स्टेटमेंट पूछ ले, है ना, या ऑप्शन कई सारे दे दे कि कहे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है कि जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को सही सही व्याख्या करता है, ऐसा दे सकता है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोम प्रोडक्टिविटी, है ना। किसी भी इकोसिस्टम में जो है या बायोम में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जब कम या ज़्यादा हो सकती है तो उसको जो है हम विभिन्न नामों से जानते हैं, है ना। अब इसमें देखो कि कोई ऐसा हो सकता है जैसे एस्चुरी जानते हो कि नहीं? एस्चुरी जानते हो? जहां पर नदियां समुद्रों में मिलती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। मतलब यह है कि तेज वेग से मिलती हैं और तेज वेग से मिलने के बाद मान लो ये कोस्ट है, इधर से नदी आई और इधर समुद्र मिली, तो यहाँ पर वो डेल्टा ना बना करके एक एस्चुरी का निर्माण करती है। मतलब एक जो है गहरा गड्ढा सा होता है, उसमें समुद्र का पानी भी अंदर आ जाता है ना। तो एस्चुरी वाले इलाके में जो है ताज़ा पानी और समुद्री पानी दोनों आपस में आकर के मिलता है। तो जब मिलता है तो उस इलाके में जीवों के वृद्धि और विकास के लिए सबसे अनुकूल दशा उत्पन्न हो जाती है ना। तो इसलिए जो है एस्चुरी, यहाँ देखो लिखा है एस्चुरी, उसमें जो है प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है ना। ये जो ग्राफ आपको दिया गया है ये दर्शाता है कि किस इकोसिस्टम में कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ना। कौन सा इकोसिस्टम है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भोजन बनाने में सक्षम है। तो देखिए एस्चुरी सबसे पहला है, इसमें सबसे टॉप पे लिखा गया। टॉप के 3 जो ये बताए गए हैं इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। एक हो गया एस्चुरी, एक होता है दलदल है ना, स्वैम्प्स एंड मार्शेस, ठीक है। फिर लिखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी जो है उष्ण वर्षा वन। ये तीनों चीजें जो होती हैं एस्चुरी, दलदल और उष्ण वर्षा वन, क्या बेटा? हाँ, वो जाओ के स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में जो आगे बैठे नहीं रहते उनसे ले लो जाके, वहां दे आए हैं। तो ये है जो है 3, इसको लिख लो आप लोग क्रम से, इसको लिखते चले जाओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पीसीएस में कि 4 इकोसिस्टम दे दिए जाएंगे 4 टाइप के, और उसमें बता दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन से इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम है। तो आपको पता है वर्षा वन तो आप लोग जानते ही हो, है ना, जहां पर ब्रॉड लीफ वाले पत्ते पौधे पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं, रोज वर्षा होती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वर्षा वन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके साथ साथ दलदली क्षेत्र जहां पर पानी भरा होता है ना, बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, छिछला पानी भरा होता है और थोड़ा सा कीचड़ टाइप का होता है, वहां की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर कई प्रकार के जीव जंतु पौधे सब रहते हैं, है ना, तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। उसके अलावा एस्चुरी की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। नदियों का मुहाना तो होता है इलाका, वहां पर नदियों के द्वारा जो है पोषक तत्व लाए जाते हैं, और पोषक तत्वों के लाने से जो है वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये होता है एस्चुरी वाला इलाका। तो ये 3 क्षेत्र जो होते हैं उनमें जो है जो क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद अब देखेंगे जो है ये टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब शीतोष्णकटिबंधीय जो है वन, है ना, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन के तो जस्ट बगल वाले वन जो 30-40 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, मध्य अक्षांशों में, उसको कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। इसकी भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, यद्यपि इनकी अपेक्षा कम होती है। तो ऐसे क्रम से आप लिखते चले जाओ, आपको बस क्रम याद कर लेना कि किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें और कम है, किसमें और कम है। तो इस तरीके से ये चीज याद कर लेना, है ना। टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब शीतोष्ण वन, क्या बनते हैं इसको, शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट। उसके बाद नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, टैगा वन, इसको कहते हैं टैगा वन। ये जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जब हम जा रहे हैं वैसे वैसे वनों के प्रकार में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। एक सामान्य सा नियम है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है ना, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी।
ये चीज आप देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर अगर पानी की उपलब्धता भी हो जाए तो वनों की जो है उत्पादकता बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो तिरछी पड़ने की वजह से जो है आप देखेंगे कि इधर की तरफ जो है जैसे जैसे उधर की तरफ जाएंगे उत्पादकता में कमी आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है इस पूरे क्षेत्र में यहाँ वर्षा वन होते हैं उष्णकटिबंधीय, उनकी ज़्यादा हो गई। फिर बीच में है शीतोष्ण वन, इनकी और कम हो जाएगी। फिर आएगा टाइगा वन, इनकी और थोड़ा कम हो जाएगी। फिर आएगा ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र में बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी, है ना, जहाँ पर हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति ईयर लिखा हुआ है, ये इसकी मात्रा है ना, ये नीचे दिया हुआ है। और इसमें जो है यहाँ पर एरिया के हिसाब से दिया गया है। अब और देखते हैं, यह है सवाना, ये वाला यहाँ है सवाना, मतलब इस टैगा के बाद सवाना वन जो होते हैं, वन क्या घास प्रदेश होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश जो होता है उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की गई है, सवाना क्षेत्रों के बारे में, ये वाला, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी और कम है। फिर एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि, ठीक है, कृषि भूमि में जो है प्रोडक्टिविटी और थोड़ा कम होती है, लेकिन होती है ठीक ठाक, है ना, जहां हम कृषि करते हैं, ये वाला कृषि भूमि है। फिर ये है झाड़ी वाला क्षेत्र, क्या है, झाड़ी, ये इतनी प्रोडक्टिविटी है उसकी। फिर टेम्परेट ग्रास लैंड, है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश जो प्रेरी स्टेपी है नहीं होता है ना, शीतोष्ण घास प्रदेश इसके बाद आता है। तो सबसे पहले एस्चुरी सबसे ज्यादा, दलदल भी ज्यादा, वर्षावन भी ज्यादा, है ना, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर टाइगा वन, उसके बाद हम जाते हैं सवाना, फिर कृषि भूमि, फिर झाड़ी वाला प्रदेश, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। घास प्रदेश का मतलब ये है कि ये वाला घास है, इसको कहेंगे प्रेरी, है, स्टेपी, ये वाला क्षेत्र प्रेरी स्टेपी क्षेत्र, इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा इस वाले से कम रहेगी, सर्वस वाले से। फिर झील, ये वाला है झील, उसके बाद आएगा फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद क्या है, खुला सागर, ये हो गया ओपन सी। फिर हो गया टुंड्रा, है ना, टुंड्रा हो गया। फिर हो गया मरुस्थल, टुंड्रा के बाद मरुस्थल, है ना, और एक मरुस्थल से भी होता है एक्सट्रीम डेजर्ट। एक्सट्रीम डेजर्ट मतलब बिल्कुल कोई जो है पेड़ पौधा झाड़ी वाड़ी मिलेगी ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से है, आपको क्रम देखने को मिलेगा। अगर न्यूनतम उत्पादकता की भी बात की जाए तो मरुस्थल हो जाएगा, है ना, टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। टुंड्रा प्रदेश मतलब जहां बर्फ का आच्छादन होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है लाइकेन वगैरह पाए जाते हैं, कुछ, है ना, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, कई वही जमी रहती है, तो वो टुंड्रा क्षेत्र हो गया। उसके और उधर आएंगे तो टाइगा वाला क्षेत्र होता है, टाइगा ठीक ठाक क्षेत्र होता है ना। खुला सागर देखो यहाँ पर ओपन सी जो महासागर का गहरे पार्ट होते हैं, है ना, हाई सी जो कहते हैं, उस इलाके की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम होती है। लेकिन जो तटीय इलाका होता है, ये देखो महाद्वीपीय मग्न तट की बात की गई है, महाद्वीपीय मग्न तट जहाँ छिछले सागर होते हैं, जहाँ गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में जो है जो इकोसिस्टम होता है उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप क्रम देखेंगे कि प्रेरी, स्टेपी, झील, महाद्वीपीय मग्न तट, खुला सागर, टुंड्रा और मरुस्थल, है ना। टाइगा वन कहाँ, ये वाला टाइगा वन के बाद वाला यार यहाँ लिखे हैं, ये देखो सवाना, यहाँ पर लिख देते हैं हम सवाना, है ना, सवाना घास प्रदेश, ये अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है, सॉरी, सवाना घास प्रदेश अफ्रीका में भी है, यद्यपि ये घास प्रदेश जो है इंडिया में, ब्राजील में, सब जगहों पे पाया जाता है। तो इस तरीके से, और उसके बाद सवाना घास के बाद है कृषि भूमि, ठीक है। तो इसको क्रम से आप लोग लिख लीजिए, इसमें मात्रा वात्रा लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस केवल क्रम याद होना चाहिए कि कहाँ भाई ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, ठीक है। एक सामान्य सा नियम यह है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, है ना। लेकिन यह है कि जो है
ये जरूरी नहीं है कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र के हर क्षेत्र में जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही हो, है ना, क्योंकि ये कई बातों पे प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। जैसे जो है उसमें जलवायु वाले भी कारक हैं, उसमें भौतिक कारक हैं, रासायनिक कारक हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जिसकी वजह से जो है वहाँ प्रोडक्टिविटी घट सकती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है, अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और पानी की उपलब्धता वहाँ नहीं होती है तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम होती है ना। तो इस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है इसी को लेकर के, इसको ध्यान रखना। मिटाएं कि भी लिखना है, लिखना